तो अगर इस यूनिट के सिलेबस की बात करें, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये चैप्टर नंबर 3 आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। तो इसमें पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन मेटालिक कंडक्टर, यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, फिर मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, कार्बन रजिस्टर्स महत्वपूर्ण टॉपिक है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ये भी अच्छा है, 5 नंबर का क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टर कार, ये तो हो गया है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये तो 10th में जो पढ़ा है आपने वही रहेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा हम लोग गहराई से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, किरचॉफ्स लॉज एंड सिंपल एप्लीकेशंस। इसमें किरचॉफ्स लॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल आपसे पूछा जा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर उसके बाद मीटर ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो जो है पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल और इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। इसका एप्लीकेशन सिर्फ 2 ही है, किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्राप्त करना, और दूसरा है कि 2 सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि सिलेबस आपको क्लियर हो गया है। अब आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। आज हम लोग यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ हेड्स हैं जिसके तहत हम लोग बात करेंगे। उन हेड्स में पहले मैं इंट्रोडक्शन टू यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी करूंगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट नेचुरल मैनमेड के बारे में बात किया जाएगा, फिर फ्लक्चुएटिंग और स्टडी फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में बात होगी, और फिर we will study some of the basic laws here concerning steady flow of currents. Steady flow of currents, ध्यान रखिएगा, इस पर मेरा बहुत जोर है। स्टेडी फ्लो ऑफ करेंट्स, फिर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेजरेबल टर्म्स हो जाएगा, ऐसा यूनिट के बारे में बात कर लेंगे। और उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, ये भी थोड़ा सा सीखा जाएगा। जहां ये अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर फ्री चार्जेज इन कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, फ्री चार्जेज अदर देन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे, फ्लो ऑफ चार्जेज इन कंडक्टर्स के बारे में फिर बात किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू यूनिट 2। यूनिट 1 में हम लोगों ने क्या देखा है? यूनिट 1 का नाम क्या था? यूनिट 1 का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसमें प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ चार्जेस विच आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हम लोगों ने अध्ययन किया था। लेकिन अब इस चैप्टर या इस यूनिट नंबर 2 में चार्ज रेस्ट में नहीं होगा। चार्ज क्या होगा? फ्लो में होगा। चार्ज बहता हुआ चार्ज, चलता हुआ चार्ज के बारे में यहां पर हमारी बात होगी, ठीक है। तो जब चार्ज चलने लगता है तो क्या बनाता है? उसको हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, ठीक है। तो क्या ऐसा चार्ज का फ्लो आपने नेचुरली कभी जीवन में देखा है? बिल्कुल देखा है। बिजली कड़कती है और कभी कभी देखा होगा कहीं मार भी देती है। अगले दिन समाचार पत्र में आया बिजली मारने से 4 भैंसें मरी, है ना। तो 4 भैंसें मरी, वो अपने आप थोड़ी मर गई, उनको बहुत हेवी तो
जो बादलों से चार्ज धरती की तरफ चला, उसके बीच में अगर भैंसें आ गई तो भैंसों का शरीर पकड़ करके वो अर्थ के भीतर गया, तो भैंसों के शरीर में थोड़ी देर के लिए हेवी अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो किए, जिससे उनकी नसें फट गई और वो मर गई। तो वो नेचुरल फ्लो है। क्या नेचुरल फ्लो और कहीं भी बहता है? बिल्कुल बहता है। हमारे हार्ट, ब्रेन से हार्ट में सिग्नल्स जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जाते रहते हैं, जो कि हमारे हृदय को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो कुछ जगहों पर नेचुरल इलेक्ट्रिक करंट बहती है और कुछ हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कंट्रोल बनाया है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल करके बनाया है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्ज को कंट्रोल्ड मैनर में फ्लो करवाना हम लोग सीख गए हैं और उसका हम लोग धुआंधार प्रयोग कर रहे हैं। जब हम मोबाइल उपयोग करते हैं तो उसमें चार्ज का ही फ्लो करवाया जाता है, चार्ज गतिशील हो जाता है और उसके कारण मोबाइल चलती है ना। कंप्यूटर हुआ, कोई भी उपकरण जो अपने जीवन में आप प्रयोग कर रहे हैं और वो बिजली से चल रहा है, तो उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और उसी का आनंद हम लोग ले रहे हैं। तो ये जो फ्लो है वो कंट्रोल्ड फ्लो है, वो आकाशीय बिजली जैसा नहीं है कि जितना का जितना था एक साथ जो है अर्थ के भीतर चला गया, ऐसा नहीं है। स्लो रिस करके और उसका सदुपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इलेक्ट्रिक करंट भी होगी और मैन मेड इलेक्ट्रिक करंट भी होगी। तो मैन मेड इलेक्ट्रिक करंट आज हमारा जीवन बदल दी है। ठीक है, ओके। अब करंट जो है दो तरह की हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ घट रही हो तो हम बोलेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग करंट बह रही है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बल्ब जो है कभी डिम हो गया, कभी जो है बहुत तेज ग्लो करने लगा, तो उस समय क्या होता है, सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट अप एंड डाउन करती है, जिसके कारण बल्ब जो है कभी डिम हो जाता है और कभी हाईली ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो उस समय जो करंट बह रही है वो क्या बह रही है, फ्लक्चुएटिंग बह रही है। ठीक है, और स्टडी फ्लो ऑफ चार्जेस कहां से मिलेगा हमको? बैटरी से जो है जो फ्लो ऑफ चार्ज मिल रहा है वो क्या मिलता है, स्टडी फ्लो मिलता है। ठीक है, अब इस यूनिट में हम लोग करेंगे क्या, करेंगे ये, वी विल स्टडी सम ऑफ द बेसिक लॉज कंसर्निंग स्टडी फ्लो ऑफ करंट्स। जब करंट जो है स्थिर अवस्था में नियत मान से बहती रहती है तो उस समय वो कुछ बेसिक लॉज का पालन करती है। उन्हीं लॉज के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसका उपयोग करना भी सीखेंगे। कुछ ऐसे उपकरण हम लोग देखेंगे जिसमें इस चीज का उपयोग किया जाएगा। तो संभवतः हम लोग समझ गए कि यूनिट 2 का टारगेट क्या है। यूनिट 2 का टारगेट है स्टेडी करंट का स्टडी करना और उसको गवर्न करने वाले लॉज को अध्ययन करना और उसका उपयोग करना। ठीक है, अब जो है मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसमें चार्जेस हैं और वो बह सकते हैं। ठीक है, इसमें चार्जेज हैं और वो बह सकते हैं। चार्जेज हैं और बह सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि चार्जेज हों और न बहें? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने मान लिया कि चार्जेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं और वह बह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चार्जेज अगर बह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर से इधर की तरफ अगर फ्लो हो रहे हैं चार्जेस, तो आप यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। ठीक है, और फ्लो स्टडी हो रहा है, मैंने मान लिया है स्टडी हो रहा है। अब किस कारण से हो रहा है थोड़े देर बाद उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन चार्जेस यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए टी समय तक आपने ऑब्जर्व किया और देखा कि कितने चार्ज चले गए, तो आपने देखा कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से इधर की तरफ फ्लो कर गया।
ठीक है। तो t समय में q बह गया है तो यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा, इट इज q बाई टी, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। किसी जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक करंट है, ये वहां पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी से हम लोग उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपने 1 सेकेंड स्टडी किया और मान लीजिए 2 कूलम चार्ज चला गया, फिर उसके बाद 1 सेकेंड स्टडी और किया तो आपने देखा 4 कूलम चार्ज चला गया। कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण ऐसा हो जा रहा है, फिर अगले सेकेंड देखा तो आधा ही कूलम गया 1 सेकेंड में। ठीक है। तो करंट का मात्रा क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग करंट है। तो किसी ने कहा कि हमको किसी समय t पर बताइए कि कितनी करंट बह रही है। मतलब जब भी फ्लक्चुएशन आएगा तब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के लिए क्या करेंगे, t समय लिया, फिर उसके बाद समय लिया t प्लस dt। ठीक है। dt मतलब वेरी 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 स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। उतने समय में t से t प्लस dt टाइम इंटरवल में उस जगह से कितनी चार्ज फ्लो कर गई, dq चार्ज फ्लो कर गई। तो टाइम इंटरवल कितना मिला, dt, और उतने में चार्ज कितना फ्लो कर गया, dq। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, dq बाई dt। तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट it मतलब वैल्यू ऑफ द करंट एट द टाइम t अगर आप निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी गिवन बाय डेरिवेटिव ऑफ द चार्ज पर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, dq बाई dt। आइए एक उदाहरण ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि किसी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो टाइम डिपेंडेंट है, और वो मान लीजिए टी स्क्वायर प्लस 2t है, और आपसे पूछा जा रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसमें कितनी करंट बह रही है बताइए। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट it इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, it इज इक्वल टू dq बाई dt हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू d बाई dt ऑपरेटिंग ओवर q, और q क्या है, t स्क्वायर प्लस 2t है। तो दिस इज इक्वल टू d बाई dt ऑपरेटिंग ओवर t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑपरेटिंग ओवर 2t है। ठीक है। तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा। तो करंट एट द टाइम t इज इक्वल टू क्या हुआ, 2t प्लस 2। तो t इज इक्वल 2 सेकेंड पर करंट की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां t आया है वहां 2 सेकेंड रखिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स हो जाएगा। अरे यूनिट से याद आया कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड, और इसको एम्पियर साहब के सम्मान में इसका नाम जो है रखा गया है एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट का क्या अर्थ है, 1 एम्पियर आप जानते हैं कि एम्पियर एक बेसिक यूनिट है, और इलेक्ट्रिक करंट एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में फिजिक्स साइंस समुदाय में प्रचलित है। ठीक है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन तो अगले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 1 एम्पियर को हम इतना तो लिख सकते हैं कि 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी किसी कंडक्टर से अगर 1 कूलम है, 1 कूलम जो है चार्ज अगर 1 सेकेंड में अगर फ्लो कर जाती है तो हम बोलेंगे कि उससे कितनी करंट बह रही है, 1 एम्पियर करंट बह रही है। ठीक है। तो हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक करंट, फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करें, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन उसकी समझ गए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, वह है फ्री चार्जेज इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में जो है मुक्त आवेश होते हैं, मुक्त आवेश मतलब फ्री चार्जेस, है ना। तो कंडक्टर्स में जो फ्री चार्जेस हैं, फ्री चार्ज का क्या मतलब है, चलिए एक कंडक्टर लेते हैं एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 13 है। K शेल, L शेल और M शेल अगर ले लें तो 2, 8 और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। और आपको ये बताया गया है कि हर एटम क्या करने की कोशिश करता है? हर एटम कोशिश करता है कि उसके आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको 8 कैसे किया जाए? 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि किसी दूसरे एटम से 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए। ठीक है, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि इस 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए। लास्ट ऑर्बिट का जो 3 इलेक्ट्रॉन था उसको छोड़ दिया जाए। आपके हिसाब से कौन आसान लगता है? स्वाभाविक सा उत्तर है कि छोड़ देना आसान है। तो यह एल्युमिनियम एटम जो है छोड़ देता है, लेकिन छोड़ते ही डिसबैलेंस हो जाता है। डिसबैलेंस किस चीज का? पहले 13 प्रोटॉन थे और 13 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो वो न्यूट्रल हुआ करता था, लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन छूट गए, निकल गए, तो अब केवल 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 13 प्रोटॉन हैं। 10 के 10 हैं 13 प्रोटॉन वहां पर, क्योंकि प्रोटॉन को निकालना तो भगवान प्राप्त कर लेने जैसा है। न्यूक्लियस के भीतर से किसी चीज को निकालना बहुत बहुत दुरूह कार्य है। ठीक है, तो प्रोटॉन नहीं निकाला जा सकता। तो अब यहाँ पर 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सम होगा तो ये क्या होगा? 3 प्रोटॉन का चार्ज इस पर रह जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 10 प्रोटॉन के चार्ज ने कैंसिल कर दिया, लेकिन 3 प्रोटॉन तो बचे रह गए, तो उसका पॉजिटिव चार्ज इस एल्युमिनियम एटम के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये घटना एल्युमिनियम रॉड में ऐसी हुई, एक एटम के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, एक एटम के साथ ऐसा कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। वो जो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो गया कहाँ? वो इसी एल्युमिनियम के रॉड के भीतर रहेगा, वो भाग नहीं जाएगा। क्यों? अगर भागने की कोशिश करेगा तो ये एल्युमिनियम एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा। ये समझने के लिए आप समझ लीजिए। वो प्रॉपर्टी हो गई इस रॉड में, वो कहीं अभी आ जा सकता है, उसमें फ्रीडम मिल गई। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, होगा। तो मान लीजिए कि यह एल्युमिनियम की रॉड 27 ग्राम की है। सर 27 ग्राम ही क्यों लिए हैं? उसका एटॉमिक मास है, तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। एल्युमिनियम एटॉमिक मास में कितने एटम्स? 6.022 into 10 to the power 20। हर एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं? 3। तो 3 into 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। क्या ये छोटी मोटी संख्या है? ये बेइंतहा ज्यादा बड़ी संख्या है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी संख्या है। ठीक है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए आपको महसूस नहीं होते हैं। लेकिन मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज, कंडक्टर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल, है वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहुत से गुण उसके भीतर आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अर्थ आप लोग समझ गए। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अर्थ ये है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रॉड के भीतर तो है, रॉड की प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। एटम ने उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अपना ऑक्टेट, अष्टक को पूरा करने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या जो चार्जेज हैं वो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन रूपी चार्जेज के रूप में होता है या कुछ और तरह के भी चार्जेज फ्लो कर सकते हैं? प्रकृति में और भी चार्जेज हैं। जैसे नमक को अगर पानी में अगर आप घोल दीजिए तो NaCl में Na+ और Cl- हो जाएगा।
है ना, तो एन्स के फॉर्मेट में है ना, तो चार्जेस फ्री अवस्था में एन्स के फॉर्मेट में भी फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, बैटरी हुआ, सेल हुआ, इन सब के भीतर जो है जो चार्जेस का फ्लो होता है वो एन्स के कारण होता है, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, नो डाउट, है ना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्जेज इन कंडक्टर्स, लेकिन इसको अगले टर्न पे किया जाएगा, आज यहीं पर छोड़ देते हैं।